let us start the class now. Okay, so we were discussing the sample question paper that was issued by CBSE. और जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ आप लोगों को कि जो सैम्पल पेपर्स होते हैं वो आपको एक रिफ्लेक्शन देते हैं कि हाउ द पेपर इज गोइंग टू कम। और सैम्पल पेपर इशू होने का मतलब ये है कि वी हैव टू प्रैक्टिस इट इन द सेम वे। और जो क्वेश्चंस हैं किस नंबर में हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट का फोकस होना चाहिए। और जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जितना होना चाहिए, जितना टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है इसके थ्रू। ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द इंटरनेट, लेट मी चेक हियर। ओके, ओके, सो तो ये सैम्पल पेपर, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो ये देखना है। हाँ, ये हमेशा नहीं देखना है कि हाँ ये क्वेश्चन आ रहा है और जो है अपना माइंड सेट कर लेना है बस इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं। मीन्स अपने माइंड को फ्लेक्सिबल ज़रूर रखना है ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें कोई भी क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली हम उसको समझ सकें और अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सैम्पल पेपर जो है अभी सॉल्व करवाने का मकसद यही है कि अभी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके होंगे, रिवीजन चल रहा होगा, कहीं प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे, कहीं प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे। तो अब जो है हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट विथ एंड हम इन सारी चीज़ों को कैसे कवर कर सकते हैं वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 centimeter and height 16 centimeter. गुड मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पे जब मेल्टिंग हो रही है मीन्स जाहिर सी बात है एक सॉलिड जो है वो दूसरे सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब एक सॉलिड सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन उसका सरफेस एरिया नीड नॉट टू बी सेम। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि सेम हो और अक्सर चेंज मिलता है। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अब जो भी हमें डायमेंशंस निकालनी होती है, जैसे किसी का रेडियस निकालना है, किसी का हाइट निकालना है, कौन है वो सिलेंडर में चेंज हुआ, एक सिलेंडर है यानी एक तार है उसको मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स बना दिए गए, मतलब एक सिलेंडर जो है वो एक स्फेयर में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ कन्वर्जन है तो वहां पे सॉलिड सॉलिड कन्वर्जन, वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो अब ये कह रहा है 12 सॉलिड स्फेयर्स ऑफ द सेम रेडियाई, यानी 12 सॉलिड स्फेयर्स हैं, सबका रेडियाई सेम है, उनको पिघलाया गया और एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर बनाया गया। तो अगर इस क्वेश्चन पे हम गौर से देखें तो सॉलिड स्फेयर्स हैं, ठीक है, और कितने हैं 12। और इन सॉलिड स्फेयर्स की अगर हम बात करें तो इनका रेडियाई सेम है, मींस हम मान लें कि इनका जो रेडियस है वो आर है, फॉर एग्जांपल आर है। ठीक है, अब इनको पिघला के एक सिलेंडर बनाया गया है। ठीक है, और इस सिलेंडर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और हाइट जो है वो
16 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, हमें हर स्फीयर का डायमीटर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमने इसके स्फीयर के रेडियस को मींस हमने r सपोज कर लिया, और सारी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, ठीक है। तो जब हमने r सपोज कर लिया तो हमने मान लिया कि यहाँ पे d डैश, क्योंकि ऑब्वियसली अगर r है तो इसका डायमीटर d होगा, ठीक है। तो वहां लिखेंगे लेट अस सपोज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर बी d, ठीक है। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्फीयर विल बी r, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर की आपने डायमेंशन लिख दी, तो हमने इसको d डैश सपोज कर लिया, तो d डैश है 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं r डैश कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है कि कन्वर्जन है वॉल्यूम का। सो नाउ 12 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये मेंशन करेंगे, 12 into volume of sphere will be equal to, that is the volume of cylinder, volume of cylinder, okay। तो ये हो जाएगा 12 into वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। फॉर्मूला लिखते वक्त उसके जो एब्रिविएशंस या जो लेटर आपने उसको एसोसिएट किया है उसका जरूर ध्यान रखना है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में 4/3 पाई r क्यूब हो गया, उसका हमने सपोज किया था r डैश और यहाँ पे r लिख दिया, तो ये रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। कि आपने कुछ डायमेंशन सिलेंडर का लिखा है, कुछ डायमेंशन स्फीयर का लिखा, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो लॉजिकली एंड टेक्निकली दैट विल बी रॉन्ग, और हो सकता है कि वो उसके आगे का सारा सब स्टेप जो है वो काट दे, क्योंकि जब आपने r डैश को मान लिया 1 सेंटीमीटर सपोज किया है, तो r की जगह आप 1 कैसे लिख सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट मे बी, क्योंकि वो तो हमें निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, दैट विल बी पाई r डैश। अब देखो r डैश स्क्वायर h, ये हमें मेंशन करना है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि इक्वल है LHS RHS वाला मामला है, ठीक है। तो पाई पाई हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो एक वैल्यू से हम पहली मींस हम छूट गए, एक वैल्यू से पहले ही हम छूट गए, ठीक है। अब उसके बाद हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4/3 इंटू r क्यूब, तो हमें निकालना ही है, और ये हो जाएगा r डैश स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर इंटू 16 इंटू 16, ओके। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट, सी 3 4s are 12 एंड 4 4s are 16, तो 16 इधर कैंसिल हो गया, दैट मींस r क्यूब इज इक्वल टू 1, सो r इज आल्सो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इज दैट क्लियर, आंसर आ गया हमारा, यस और नो। यस, आंसर आ गया। हाँ भाई, हाँ नहीं आया, रेडियस नहीं निकालना था, डायमीटर निकालना था। So therefore, diameter of a sphere will be equal to 2r. That is 2 into 1. That means 2 centimeter. Now this is the answer. ठीक है, तो सोल्यूशन करते वक्त हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हमें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। यानी दो डाइस फेंके जा रहे हैं, दो डाइस हैं, तो जब भी प्रोबेबिलिटी होती है ऑब्वियसली दैट विल डिपेंड ऑन की नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स पे डिपेंड करेगा, और वो जो इवेंट पूछा जा रहा है उन आउटकम्स में कितनी बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। यही तो है जो हमने क्लास 10 में प्रोबेबिलिटी समझी है, क्लास 9 में जो पढ़ा था वो नंबर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर था, क्लास 10 पे क्या है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज
number of outcomes in which the event occurred upon total number of outcomes. That is the probability formula that we are going to use in class 10. And also obviously means जो भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें दो इवेंट्स आ रहे हैं, किसी में 3 इवेंट्स आ रहे हैं, तो जितने इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो वो 1 के बराबर ही आती है. ठीक है, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश. ये भी सेकंड फॉर्मूला है, तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या था. तो ये दोनों चीजें हमने यूज की थी, दोनों फॉर्मूला यूज किया था. ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कि 2 डाइस हैं और उनको फेंका जा रहा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि 2 डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं टोटल. तो टोटल आउटकम्स 2 डाइस के आते हैं 36. सॉरी, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स 2 डाइस के कितने होते हैं? 36 आते हैं. क्योंकि भाई ये हो सकता है कि पहले वाले डाई पे 1 आए, दूसरे पे 1 आए. ये हो सकता है पहले वाले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए. ये हो सकता है पहले वाले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, फिर देन 1 4, देन 1 5, देन 1 6. ठीक है, फिर ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 1, पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 2, पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 3, पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 4, देन 2 5, देन 2 6. इसी तरह करते करते हम यहाँ पे फिर 3 1, लाइक दिस वी गो अप टू 6 1, क्योंकि 6 से ज्यादा नहीं आ सकता. 6 2, देन 6 3, देन 6 4, देन 6 5, देन 6 6. ठीक है, तो टोटल आउटकम्स जो बनते हैं 2 डाइस के कितने बनते हैं? वो 36 बनते हैं. वेरी गुड. तो अब यहां पे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. तो देखो डबलेट कितने हैं, मींस डबलेट क्या हो गया, देखो 1 1, 2 2, देन 3 3 हो जाएगा, देन 4 4, देन 5 5 एंड देन 6 6. तो ये जो डबलेट है ये इवेंट है, तो कितने आउटकम्स में डबलेट, यानी हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट. तो कितने इवेंट्स, ये कितने आउटकम्स में ये इवेंट हो रहा है? नहीं बेटा, डबलेट मतलब कि दोनों पे सेम. तो कितने आउटकम्स में डबलेट है? 6. और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 36. दैट इज 1/6. ठीक है, तो दैट इज 1/6. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अब इसमें इंटरनल चॉइस है, तो यहां पे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन when a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. अब देखो, हमने ये बताया था कि कार्ड्स में 4 सेट्स होते हैं, जिसमें 2 सेट रेड के होते हैं, 2 सेट ब्लैक के होते हैं. अब ये जो 2 सेट ब्लैक के होते हैं, ऑब्वियसली इसमें 2 ब्लैक क्वींस होंगी. ठीक है, तो ये कह रहा है कि ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन कितनी है? टोटल 2. ठीक है, ब्लैक क्वीन टोटल 2, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52. तो कितना हो जाएगा? 1/26 probability. Is that clear? चल, अब आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 2. देयर इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है यूट्यूब पे लिखते हुए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन. अक्सर, मतलब केस बेस्ड ये लिखते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन. बहुत सारे मींस
रैंडमली मुझे ऐसे याद नहीं है कौन है, ये मैं देखा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, इवन आर्टिकल्स मैंने पढ़े, हालांकि दैट इज केस स्टडी है, दैट इज अ सेक्शन उस पे बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज लॉजिकल। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स, यानी हर क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5, तो उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, और हर का कितने मार्क्स है 1, तो याद रखिएगा हर पार्ट का 1 मार्क है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा हर पार्ट को डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है सबसे पहला सनरूम, कह रहा है द डायग्राम्स शो द प्लान्स फॉर अ सनरूम, एक सनरूम है जिसका नीचे डायग्राम शो किया जा रहा है। इट विल बी बिल्ड ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस, यानी एक घर की दीवारों पे ये बनाना है, सनरूम हमें बनाना है। ठीक है, द फोर वॉल्स ऑफ द सनरूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स, यानी कि वो जो हाउस है, जो वो उसके जो दीवार है, वो उसके ऊपर जो सनरूम बनने वाला है, वो क्या है, वो सिंपल स्क्वायर ग्लास है, जैसे यहां पे हम देख सकते हैं, दैट इज दिस, जैसे देख रहे हैं, सी है, स्क्वायर है, दिस वन इज स्क्वायर, दिस वन इज स्क्वायर, दिस वन इज स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी जो दीवारें हैं वो क्या है, स्क्वायर। और आगे क्या बोल रहा है, द रूफ इज मेड यूजिंग, यानी जो छत बनाई जा रही है उसकी, दैट इज अ 4 क्लियर ग्लास पैनल्स ट्रेपेजियम इन शेप, देखो यहाँ पे ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, एंड वन टिंटेड, यानी इसको टिंट किया गया है, मींस थोड़ा सा डार्क किया गया है, ब्लैक या फिर कोई कोटिंग की गई है उसके ऊपर, एंड हाफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टेगन इन शेप, यानी एक रेगुलर ऑक्टेगन जो होता है, रेगुलर ऑक्टेगन मतलब हैविंग 8 साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उसका हाफ यानी कि 4, देखो 1 2 3 4, और ये टिंटेड है, इस शेप में बनाया गया है। तो ये आपको साइड से दिखाया जा रहा है, ये टॉप व्यू दिखाया जा रहा है। ठीक है, और ये फ्रंट व्यू सामने से कैसे दिखेगा। ठीक है, स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि ये जो ग्राफ यहाँ पे सामने दिख रहा है आपको, ये ग्राफ क्लियर है, पीछे दिख रहा है थोड़ा सा वाटर मार्क में दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इस ग्राफ का जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर है, यानी इस ग्राफ पे अगर इस ग्लास की लेंथ 4 सेंटीमीटर दिख रही है तो ओरिजिनलिटी में वो 4 मीटर है। ठीक है, यहां तक हमने केस स्टडी देखा और इसको समझ लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, रिफर टू टॉप व्यू, अगर टॉप व्यू से देखा जाए, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स जे 617 एंड आई 916, यानी ये कह रहा है कि जे और आई का है यहां पे, टॉप व्यू पे देखा जाए अगर जे यहां पे है और आई यहां पे है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो जे और आई है, इस इन पॉइंट्स का जे कितना है 617। ठीक है, जे कितना है 617, तो यहां पे हम बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, और जे है 617 एंड आई है 917, ऐसे ही है। हाँ ठीक है, सॉरी 916, 916। ठीक है, अब ये आगे बोल रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट इसका निकालो। तो हम ये जानते हैं कि मिड पॉइंट इसका जो होगा, दैट उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लिया, तो ऑब्वियसली एक्स क्या हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट निकालना है। जल्दी से निकाल के बताओ कितना होगा, सॉल्व इट एंड टेल मी फर्स्ट।
Let me see, my second camera is set. Yes, that is x is 15 by 2 and y is 33 by 2. Okay, 33, x is 15 by 2 and 33 means according to this that is third one, huh? This one. Okay, let us see that. That is question number C. Yes, that is third. Very good. अब आते हैं next. Okay. अभी कह रहा है refer to top view, यानी अभी भी top view पे कह रहा है the distance of the point P from the y axis, यानी जो y axis है वहां से point P का distance क्या है? Point refer to top view, the distance of the point P from the y axis. तो y एक्सेस तो ये है, लेकिन पॉइंट P जो है थोड़ा सा इधर है, मींस दिस वन इज y एक्सेस, ये जो हमारा y एक्सेस है, दिस वन, एंड दिस वन इज x एक्सेस, ठीक है, दिस वन इज y. तो y एक्सेस से कितना दूर है पॉइंट P? अच्छा, टॉप व्यू पे देखो कहीं भी पॉइंट P नहीं है. अच्छा हाँ, दिस वन इज P आई थिंक. थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि E नहीं, ये तो F है. दिस वन इज F. पॉइंट P ये है. देन 4. वही तो यहाँ पे y एक्सिस से तो ये 4 पॉइंट्स है दूर, बस 4 होना चाहिए. यस, 4 इज द आंसर. देखो देखो ये y एक्सिस है, तो P पॉइंट को अगर देखो यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा ये आई थिंक प्रिंटिंग की ये पॉइंट P है, तो देखो यहां से देखो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. तो y जो है y एक्सिस से ये 4 पॉइंट दूर है. तो ये बताओ, ये जो 4 हो रहा है इस P कोऑर्डिनेट का, ये जो 4 है ये क्या है? ये x है यानी एब्सिसा है या ऑर्डिनेट है? ये x की वैल्यू है या y की वैल्यू है? यस, वेरी गुड, दैट इज द वैल्यू ऑफ x. एक्सीलेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. बहुत अच्छे. इसका मतलब तैयारी अच्छी है और अच्छे से और रिवीजन करते रहना है एकदम लास्ट मोमेंट तक. लास्ट मोमेंट का मतलब ये नहीं एग्जाम हॉल में जाने से पहले पहले जो है, यस y की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी 0. ठीक है. नाउ रेफर टू द फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू से कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S. A एंड S यानी कि ये जो हमारा फ्रंट व्यू है, अब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट S है. तो अगर पॉइंट A को देखें तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है हमारा, x की वैल्यू हो जाएगी 1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 19 A है. और B की वैल्यू, सॉरी S की वैल्यू हो जाएगी, अब देखो A के बाद B याद आ रहा है, ठीक है, यहां पे क्या है? S. तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? X की वैल्यू क्या रहेगी? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 17 और y की वैल्यू दैट विल बी सेम, दैट इज 9. तो a जो है 19 है और ये 79 है. अब डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो obviously this will be x1, this will be y1, this will be x2 and this will be y2. So we will use distance formula, that is x1 minus x2 is square plus y2 minus y1 is square का रूट. तो जल्दी से इसका डिस्टेंस निकालिए और बताइए क्या डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में. कैलकुलेट इट.
Okay, 16. Let us see. Yes, 16. Very good. ठीक है, अब आगे बोला refer to the front view means find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3. अब देखो यहाँ पे भी वही चीज है कि coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio. अभी कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट के पॉइंट निकालिए फ्रंट व्यू. अब जैसे A और B है तो A और B यहाँ पे बोल रहा है लेकिन इसके कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तो A और B को किस रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है. मान लीजिए 1:3 जैसे यहाँ पे बोल रहा है, इसका मतलब M1:M2 क्या हो जाएगा 1:3. ठीक है, और A और B सिर्फ बोल रहा है. अब दिमाग में आ सकता है यहाँ तो कोऑर्डिनेट सही नहीं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास क्या है. मींस वी हैव टू सी फ्रॉम द फिगर, यानी A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या है. ठीक है, उसका फिर 1:3 के रेशियो में हमें जो सेक्शन जो पॉइंट उसको 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका हमें वैल्यू निकालनी है. ठीक है, दैट विल बी वेरी इजी. हम भाई m1x2 प्लस m2x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे x के लिए और y के लिए एंड वी विल कैलकुलेट इट. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये कह रहे refer to the front view if a point xy is equidistant from the q and s that is 17:8. ठीक है, यानी q का कोऑर्डिनेट है 9:8 और s के कोऑर्डिनेट से 17:8, then x plus y. ठीक है, या क्या होगा, यानी कौन सा रिलेशन ये फॉलो करेगा. ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें इसको तो x और y ये कह रहा है कि यानी कि ये इक्विडिस्टेंट है, यानी ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है q और s से, यानी कि रेशियो आप ये कह सकते हो कि 1:2, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है. तो इक्विडिस्टेंट का मतलब ये भी हो सकता है भाई ये QS है और वो एकदम मिड में आ रहा है, मान लीजिए R फॉर एग्जांपल, हम ऊपर अभी फिगर पे नहीं जा रहे. ठीक है, और ये भी हो सकता है भाई Q और S दो कोऑर्डिनेट्स दो पॉइंट्स हैं और R यहां पे है, यानी ये इससे इक्विडिस्टेंट है ये इसका इक्विडिस्टेंट है. दोनों चीजें पॉसिबल है. ठीक है, सो लेट अस सी कि ऊपर क्या इफ कोई अगर केस दिया हुआ है Q और S का, Q है यहां पे, हाँ, लेकिन यहां पे कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है. ठीक है, कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब इक्विडिस्टेंट में रेशियो 1:1 यानी सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. तो अगर हम देखते हैं इक्विडिस्टेंट यानी दोनों तरफ से इक्विडिस्टेंट है, किसी एक पॉइंट की बात कर रहा है, एक्स पॉइंट है, वो कोई सा भी हो सकता है, लीनियर एक लाइन में भी हो सकता है या फिर नॉन लीनियर भी हो सकता है, मींस नॉन कोलिनियर भी हो सकता है. जैसे मैंने बताया कि एक लाइन में क्यू और एस है, इसके बीच के पॉइंट की बात कर रहा हो, या भी हो सकता है क्यू और एस है, यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि यहाँ से और यहाँ से इक्विडिस्टेंट है, या यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है जो Q और S से इक्विडिस्टेंट है, whatever be the cases. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे निकालें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 9 प्लस 17/2. ठीक है, कितना हो जाएगा 17 9 26/2, दैट मीन्स 13. और y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2/2, दैट इज इक्वल टू 8. तो x प्लस y क्या हो जाएगा, x प्लस y दैट इज 21 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता. ठीक है, x माइनस 13, तो x माइनस 13, x की वैल्यू खुद 13 है तो माइनस 13 करेंगे 0, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है. y माइनस 13 0 आएगा, नहीं ये वाला पॉसिबल भी नहीं है. x माइनस y 13 आएगा, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है. तो ये सेकंड केस पॉसिबल है, दैट इज x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. अब जाहिर सी बात है 5 सब पार्ट्स में कोई भी 4 करने, तो याद रखिएगा कि 4 ही कीजिएगा. अगर 5 कर दीजिएगा तो पहले 4 काउंट करेंगे वो, तो देखिए यहां पे आ रहा है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है हमने, मैं भी वही बोलने लगा केस बेस्ड. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस. यहां पे सिमिलैरिटी भी बेस. अब देखो यहां पे इस केस में पहले वाले में क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सेकेंड केस में क्या है, सिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स का जो हमने पढ़ा, सिमिलैरिटी के बारे में जो पढ़ा, उसके ऊपर बेस्ड ये पूरा केस है, ये पूरी केस स्टडी उसी पे बेस्ड है. ठीक है, अब थर्ड केस जो है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है. अब दिख तो रहा है बहुत ही मुश्किल,
लेकिन जब हम इसको सॉल्व, अब चौथा केस जो है वो आपका बेस्ड है किसके ऊपर, दैट इज ऑन द दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है, ओके। तो याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड है, तो अब हमारा जितना भी मींस कॉन्सेप्ट है सिमिलैरिटी का वो हमें याद आ जाना चाहिए, उसी पे बेस्ड हमें सॉल्व करना है, यानी कि ये सारी चीजें उसी पे हमें करनी है, ठीक है। लेकिन ये करेंगे कल, क्योंकि आज स्टूडेंट्स आई डोंट नो क्यों किसी वजह से सारे नहीं ज्वाइन है, और इसलिए मैं सोचा, मैंने क्लास स्टार्ट की थी, मैंने कहा कोई ना ज्वाइन हो तब भी मैं जो है क्लास लूंगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अब ये जो केसेस हैं इसमें क्वेश्चंस करवाना मेरा मकसद है, क्योंकि रिकॉर्डेड तो यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, लेकिन लाइव कनेक्ट होना दैट इज माय प्रायोरिटी, कि लाइव कनेक्ट होके हम जो है बच्चों से सॉल्व करवाएं, ये सारी चीजें करवाएं, तो ये मेरी प्रायोरिटी, इसीलिए मैं लाइव को प्रिफर करता हूँ रिकॉर्डेड पे, ठीक है। तो इसको अब हम करेंगे कल, और आज हम जरा जानेंगे कि सारे बच्चे क्यों नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। और फिर कल तीनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। चलो फिर, ओके देन।